हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NEP। तो आज का जितने भी हम टीचर्स या जो भी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सभी टीचर्स से सजेशन लिए गए थे, जिसमें हम लोगों ने भी इसमें बहुत सारे सजेशन दिए हैं। तो आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो चलिए इस पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NEP, आपको देखा होगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको NEP के थ्रू क्या क्या सरकार ने उसमें बदलाव किए हैं। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है ये 34 साल के बाद इसमें बदलाव आया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ, कि जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें कितने साल के बाद बदला। तो 34 साल के बाद बदलाव हुआ है। और सबसे पहली जो शिक्षा नीति इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी, और अभी तीसरी बार शिक्षा में बदलाव हो रहा है और वो हो रहा है 34 साल के बाद। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो राजीव गांधी जी के टाइम पे थी, तो उन्होंने जिसका पूरा था इंग्लिश में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE की को बदलाव करके, अब 34 साल के बाद बदलाव करके उसकी जगह ये पॉलिसी लागू की है। कौन सी? NEP। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा, पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए, इस जो अभी ये शिक्षा पॉलिसी आपकी लागू की गई है, इसके निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। तो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन किया गया, उस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 वर्ष 1968 और 68 में जब बदलाव हुआ था, तब वहाँ पर कौन थे, किसके टाइम पे था वो? इंदिरा गांधी के टाइम पे। और फिर उसके बाद उनके बेटे 1986 में इसमें बदलाव हुआ। अब 34 साल के बाद, स्वतंत्रता के बाद, ये तीसरी बार शिक्षा नीति में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP, जो देश की GDP है उसका 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जो भी देश की GDP है उसका 6% निवेश किया जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि देश की जितनी भी GDP है उसमें शिक्षा में कितने % खर्च किया जाएगा, क्या लक्ष्य रखा गया है? तो वो है आपका 6%। तो और ये शिक्षा में कितनी बार बदलाव हो रहा है? तो ये तीसरी बार बदलाव है जो 34 साल के बाद हुआ है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान समय में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो हम बोलते हैं 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर, जो 10+2 का शैक्षिक मॉडल है उसके स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है, यानी कि उसमें बदलाव किया गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी प्रणाली के आधार पर बदलाव किया गया है? 5+3+3+4 के आधार पर। तकनीकी शिक्षा,
तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं से दूर दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। जो तकनीकी है उनके प्रयोग के बढ़ाव पर बल दिया गया है। किस शिक्षा नीति में? नई शिक्षा नीति में। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावनाओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। 3 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। MHRD के नाम में परिवर्तन किया गया है। अब MHRD का नाम क्या रखा है, उसको अब हम किस नाम से जानेंगे? तो कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD का नाम बदलकर अब रखा है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को इसकी मंजूरी दी गई है। तो अब हम MHRD को जानेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से, शिक्षा मंत्रालय के नाम से। नैप के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इसका? क्यों इसको इस तरह से इसका नाम बदला गया है? शिक्षा और सीखने, जिसमें हम एजुकेशन एंड लर्निंग पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करता है, तो इसलिए इसका नाम बदला गया है। प्रारंभिक शिक्षा, जो स्टार्टिंग की हमारी शिक्षा है वो कैसी होगी, किस तरह की होनी चाहिए उसमें? तो 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। 2 समूहों में विभाजित किया गया। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से, ये 3 पॉइंट हैं इसमें, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और शॉर्ट में इसका शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है ECCE, की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ECCE। तो पहले 3 से 6 वर्ष इन्होंने डिवाइड किए हैं, इस तरह से बांटा है इसको। और उसके बाद 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में, जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। 6 से 8 वर्ष। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो खेल पर आधारित होगी और विभिन्न गतिविधियों पर आधारित होगी। ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। यानी कि ये जो 4 मंत्रालय हैं, इनके सहयोग से काम किया जाएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाएगा? तो वो माध्यम है हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, NEP में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन जिसे नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है।
इसकी भी मांग की गई है। क्यों की गई है? राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन को क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। 25 तक इसकी योजना तैयार की जाएगी। भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नैप में 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया जाएगा। कौन कौन सी भाषा है? मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 तक और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने पर सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, जो अभी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर ये विकल्प भी उपलब्ध होगा, संस्कृत और प्राचीन भारतीय भाषाओं का। परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई भी बाध्यता नहीं होगी। ये कंपल्सन नहीं होगा कि आपको ये सब्जेक्ट लेने ही लेने हैं। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ISL, को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। नैप के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशंस IITI, फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया गया। किसमें? नैप में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव। पाठ्यक्रम मूल्यांकन से जुड़े सुझाव कौन कौन से हैं? तो नैप के तहत एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली या विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए, जो पाठ्यक्रम का बोझ है उसको कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन, ये 3 पॉइंट इसमें रखे गए हैं, पाठ्यक्रम से संबंधित और उनके मूल्यांकन से संबंधित है। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला, विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। अंतर को कम करना। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। पहले जो 9th क्लास से होता था, अब वो कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। नैप में छात्रों को सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन
प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता, सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने पर भी सुझाव दिया गया है। कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे कौन कौन से? कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर वाले स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिसे उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। जिस पैटर्न पे अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जाएगा। सेमेस्टर और दूसरा है हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए? मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, जिसमें नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार। अब इससे क्या क्या सुधार होंगे? शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर उनका प्रमोशन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसके बारे में वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, जिसको हम NPST का विकास किया जाएगा। कब तक? 2022 तक। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको हम जानते हैं शॉर्ट में NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। यानी कि बहुत सारे इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें स्टूडेंट के स्तर पर, टीचर्स के स्तर पर, हर स्तर पर इसमें क्या होगा? बदलाव किया जा रहा है। ये बदलाव क्यों किया जा रहा है? जिससे कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका समग्र विकास हो सके। वर्ष 2023 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना आवश्यक किया जाएगा। पहले 2 वर्षीय होता था, लेकिन अब क्या हो जाएगा 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed की डिग्री का होना आवश्यक है। ये कब तक होगा? 2030 तक। उच्च शिक्षा NAP के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। जो 2018 तक कितना था? 26.3% था, अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया 50% का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 2018 में तो उसमें 26.3% था, लेकिन अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो वो बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसके साथ देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। 3.5 करोड़
नई सीटों को जोड़ा जाएगा। नैप के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा। वो सुधार क्या होंगे? इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जो भी वो लेंगे उसके हिसाब से उनको प्रमाण पत्र दिया। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, अगर 1 वर्ष किया है उन्होंने तो सर्टिफिकेट मिलेगा उन्हें, 2 वर्ष में एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्ष के बाद उन्हें डिग्री दी जाएगी और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। तो यानी कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग इनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पहले स्तर पर सर्टिफिकेट, दूसरे स्तर पर एडवांस डिप्लोमा, तीसरे स्तर पर डिग्री और चौथे स्तर पर इनको दिया जाएगा शोध के साथ स्नातक। इस तरह से इसको विभाजित कर दिया गया है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिसे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। ये भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बदलाव कर दिया गया है इसमें। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। एमफिल को अब समाप्त कर दिया गया इस नई शिक्षा पॉलिसी के अंतर्गत। भारत उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं HECI, का गठन किया जाएगा। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। किसके लिए? उच्च शिक्षाओं के लिए। लेकिन इसमें 2 चीज़ों को छोड़ दिया गया है, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी 2 क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है। तो वो है हमारे कानूनी और चिकित्सा शिक्षा को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रतिष्ठापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों का निर्धारण किया गया है। तो विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसको हम NHERC के नाम से जानते हैं। दूसरा है मानक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, वित्त पोषण उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC, प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल, तो NAC। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त की जाएगी और इसके कर्मिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों में के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ MERU की स्थापना की जाएगी। और अन्य इसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं? शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, जिसको नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। व्यूअर्स, आज हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है। आई होप आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।